जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखित धारावाहिक कहानी मर्डर मिस्ट्री 707C2 का दूसरा भाग। अब तक आप सबने सुना संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 707C2 में मानवी ठाकुर की मौत हो गई है। अभी यह नहीं पता चला है कि मौत कैसे हुई। रात को करीब 2 से 2:30 के बीच एक तेज चीख की आवाज़ मानवी ठाकुर के फ्लैट से आती है, जो रात के सन्नाटे में पूरे अपार्टमेंट में गूंज जाती है। अब आगे की कहानी। सुबह 8 बजे के करीब मानवी ठाकुर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। फॉरेंसिक वाले तथा पुलिस वाले अभी मानवी के फ्लैट में ही हैं। सबूत जुटा रहे हैं। वहाँ कहीं भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ कोई हाथापाई हुई हो, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के होने के कोई निशान या चिन्ह नजर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर नयन कश्मकश में है कि यह मर्डर है या आकस्मिक मृत्यु है। लेकिन यदि आकस्मिक मृत्यु होती तो फिर चीख की आवाज़ कैसी? अजीब पहेली है ये। फोरेंसिक ऑफिसर शुभम पांडे जांच में लगे हुए हैं। किचन, बाथरूम, तीनों बेडरूम, हर जगह को बारीकी से चेक करके जो भी कुछ संदिग्ध लगता है उसका सैंपल ले लिया जाता है। किचन में भी कोई झूठे बर्तन आदि नहीं रखे हुए हैं जिससे कुछ पता चलता। ऐसा लगता है कि कल की रात यहाँ पर खाना बना ही नहीं। तभी मानवी ठाकुर की काम वाली बाई सरोज आ जाती है। वह घर के बाहर इकट्ठी भीड़ को देखकर सोचती है कि कुछ हुआ है। फिर भीतर जाती है तो वहाँ पुलिस वालों को देखकर डर जाती है तथा उल्टे पांव वापस जाने को होती है। तभी इंस्पेक्टर नयन की नज़र उस पर पड़ जाती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ए कौन हो तुम? सरोज बोलती है, साहब। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, हाँ बोलो, कौन हो तुम? क्यों आई थी और हमें देखकर वापस क्यों भाग रही थी? सरोज बोलती है, वो साहब मैडम यहाँ काम। हाँ बोलो क्या? साहब मैं यहाँ काम करती हूँ। आप सबको देखकर मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है यहाँ। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, क्या सिर्फ इस टाइम ही आती हो तुम काम करने? और क्या काम करती हो? और नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? सरोज बोलती है, साहब मेरा नाम सरोज है। मैं रामबाग कॉलोनी में किराए पर रहती हूँ। मैं साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना सब काम करती हूँ। खाना सुबह का ही बनाती हूँ बस। शाम का खाना तो मैडम बाहर से खाकर आती हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारी मैडम की मौत हो गई है? सरोज बोलती है, क्या कह रहे हैं साहब आप? सरोज इतना सुनते ही वहीं जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगती है। बोलती है, ऐसा क्या हुआ मैडम को? ओ मैडम, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैडम तो अच्छी भली थी, बीमार भी नहीं थी, कितना खुश रहती थी, कितनी अच्छी थी मैडम। मेरा तो कितना ख्याल रखती थी, कभी पैसे के लिए परेशान ना होने दिया। जरूरत में वैसे भी कभी कभी अलग से पैसा दे देती थी मुझे। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? मैडम जी कहाँ चली गई? अब मेरा क्या होगा? इंस्पेक्टर नयन बोलते, अच्छा चुप कर, अब ये रोना धोना बंद कर और ये बता, तेरी मैडम का कोई नाते रिश्तेदार है या नहीं? सरोज बोलती है, साहब जी मैंने तो कभी कोई ना देखा है। मेरे सामने तो कोई नहीं आता था। मैं तो 10:30-11 बजे के करीब काम करके चली जाती हूँ। मैडम जी कभी 10 बजे तो कभी मेरे साथ ही निकलती हैं घर से। एक चाबी मुझे दी हुई थी साहब जी। इंस्पेक्टर नयन बोलते, कहाँ है चाबी और करती क्या थी तेरी मैडम? सरोज बोलती है, साहब जी ये लो चाबी। साहब मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है मैडम क्या करती थी, पर फ़ोन पर कुछ फिल्म सिटी ऐसा कुछ नाम लेती थी अक्सर। इंस्पेक्टर नयन बोलते, कोई दोस्त वगैरह भी आता था तेरी मैडम का या कोई सहेली आती हो? सरोज बोलती है, ना साहब जी कोई नहीं आता था। इंस्पेक्टर नयन फिर पूछते हैं, शादीशुदा थी तेरी मैडम? सरोज बोलती, ना साहब जी, शादी के नाम से तो चिढ़ थी मैडम को। बोलती थी शादी करके किसी की गुलामी नहीं करनी है, ना मेरे पास टाइम है इन फालतू के कामों के लिए। इंस्पेक्टर नयन के हाथ कोई खास जानकारी नहीं लगती है सरोज से। सरोज बोलती है, साहब मैं जाऊं अब? इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, हाँ ठीक है चली जा, लेकिन जब कभी पूछताछ करनी होगी हमें तुझसे तो तुझे आना पड़ेगा। सरोज बोलती है, हाँ साहब आ जाऊंगी मैं, मेरा फ़ोन नंबर ले लो आप। कहाँ आना होगा साहब जी? थाने में आना होगा क्या? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ थाने आना पड़ेगा। सरोज बोलती है, पर साहब जी मुझे समय की दिक्कत होगी, काम वाली हूँ,
2-4 जगह पे भी जाना पड़ता है। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं चल ठीक है, समय का भी देख लेंगे क्या करना होगा। सरोज इंस्पेक्टर नयन को अपना मोबाइल नंबर देने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है। सरोज बोलती है साहब जी मुझे नंबर याद नहीं रहता है अपना, आप अपने नंबर पर घंटी मार लो मेरे फ़ोन से। इंस्पेक्टर नयन को हंसी आ जाती है, मन में सोचता है फ़ोन चलाना आए ना आए लेकिन रखते ज़रूर हैं सब। इंस्पेक्टर नयन सरोज के मोबाइल से अपने फ़ोन पर घंटी मार लेता है। सरोज जाने लगती है, फिर लौट कर आती है। सरोज बोलती है हाँ साहब जी याद आया, 1-2 बार एक सुंदर सी मैडम आई मानवी मैडम से मिलने। इंस्पेक्टर नयन बोलते क्या नाम है उन मैडम का? सरोज बोलते साहब जी नाम तो नहीं पता, पर मैंने देखा लंबी सी गाड़ी से आई वो, दोनों बार लग रहा था, पैसे वाली थी बहुत। इंस्पेक्टर नयन बोलते अच्छा ठीक है तू जा अब। सरोज हाँ साहब जी जाना ही है, काम भी तो ढूंढना हो किसी और जगह, मैडम जी जैसी तो कोई मुश्किल ही मिलेगी मुझे। सरोज के जाने के बाद इंस्पेक्टर नयन फिर से अपने काम में लग जाता है। दिमाग में सरोज की बताई हुई मैडम के बारे में भी विचार चल रहे हैं कि आखिर कौन होगी वो मैडम। सब काम कंप्लीट करके पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम वहाँ से चली जाती है। फ्लैट को सील कर दिया जाता है। पूरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी इंस्पेक्टर नयन इस सोच विचार में है कि ऐसा क्या हुआ होगा मानवी ठाकुर के साथ। खैर जो भी है, आगे की कहानी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलकर सामने आएगी, पता चलेगी किस टाइम डेथ हुई, बॉडी पर कोई निशान है या नहीं, डेथ की वजह क्या रही होगी। इंस्पेक्टर नयन योगराज से बोलते हैं योगराज सुन। योगराज बोलते हैं हाँ सर कहिए। इंस्पेक्टर नयन क्या लगता है तुम्हें क्या हुआ होगा वहाँ, कैसे हुई होगी मानवी की मौत? योगराज बोलता है सर अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, पहले तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इंस्पेक्टर नयन कहते हैं सही कह रहे हो योगराज, अभी तो हमारे पास इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मानवी के परिवार के विषय में तो पता करना ही होगा। तुम ऐसा करो फिर से संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट जाओ और यह पता करो कि मानवी वहाँ किराए पर रहती थी या उसने वह फ्लैट खरीदा हुआ है। योगराज बोलता है यस सर मैं जाकर पता करता हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने बोलता है और हाँ अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से भी ज़रूर मिलना है। योगराज बोलता है ठीक है सर। सब इंस्पेक्टर योगराज जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर नयन फिर से कुछ सोचते हुए बोलता है योगराज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। योगराज बोलता है सर ठीक है सर चलिए। इंस्पेक्टर नयन हाँ हाँ मेरा जाना भी ज़रूरी है योगराज। योगराज ओके सर चलिए। तो फिर दोनों पुलिस जीप से न जाकर बाइक से जाते हैं। पहले अपार्टमेंट के गेट पर पता करते हैं कि कल पूरे दिन यहाँ रहने वालों के अलावा कौन कौन आए, उनका पूरा विवरण लेकर उनका नाम, जो कार से आया है उनकी कार का नंबर और जो बाइक से आया उसकी बाइक का नंबर, साथ साथ जिसके यहाँ आए उनका नाम और फ्लैट नंबर, पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर अपार्टमेंट के सेक्रेटरी का मोबाइल तथा उसका नाम और फ्लैट नंबर लेकर सेक्रेटरी के फ्लैट नंबर 444C2 पर पहुंचकर डोरबेल बजाते हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। कुछ पल में ही एक औरत दरवाज़ा खोलती है। योगराज बोलता है जितेंद्र चौहान। औरत बोलती है जी वह अभी कुछ काम से बाहर गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे, बस यहीं बाहर तक गए हुए हैं। सर आइए आप बैठिए। इंस्पेक्टर ने आपका नाम? औरत बोलती है सर मेरा नाम सीमा चौहान है और मैं जितेंद्र चौहान जी की धर्मपत्नी हूँ। इंस्पेक्टर नयन ओह अच्छा सीमा जी ये बताइए क्या आप कभी मिली हैं मानवी ठाकुर से? सीमा चौहान बोलती है नहीं सर मैं तो कभी नहीं मिली, पर काफ़ी चर्चा का विषय थी वह सोसाइटी में। इंस्पेक्टर नयन जैसे कि? सीमा चौहान सर मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर यह चर्चा थी कि नोएडा फिल्म सिटी में कुछ काम करती है, बहुत एटीट्यूड में रहती है, किसी से बात नहीं करती, ना ही किसी से मिलना जुलना पसंद है। तभी जितेंद्र चौहान भी आ जाता है। अपने घर में दोनों इंस्पेक्टर को देख सकपका जाता है, फिर समझ जाता है कि ज़रूर मानवी के सिलसिले में कुछ पूछने आए होंगे। जितेंद्र चौहान बोलता है हेलो सर मैं जितेंद्र चौहान इस अपार्टमेंट के B और C ब्लॉक का सेक्रेटरी हूँ। शेष कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ श्रोताओं को। धन्यवाद।